साइंस। तो इस सेशन में हम लोग अपने IFRS 16 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। काफ़ी डिटेल क्वेश्चन था जिसमें हमने PNL एक्सट्रैक्ट भी बनाया था और हमने SOFP एक्सट्रैक्ट भी बनाया था। ठीक है। तो आई होप आपको वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। ओनली देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। सॉरी। तो अब इसी तरह हम एक एक करके क्वेश्चंस पे मूव करते रहेंगे और हर एक क्वेश्चन में हम नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है। तो बजाय कि हम मतलब एक ही बार सारा कुछ पढ़ लें, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है। हर क्वेश्चन में एक नई चीज़ सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन 2 सॉल्व करने हैं हमने इस सेशन में। लेकिन क्वेश्चन 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बतानी है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने कल पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजफुल लाइफ है किसी भी एसेट की 10 साल। ठीक है। और लेट्स से हमारे पास लीज टर्म है 4 years का। सही है। तो अब इसमें ना दो पीरियड्स होते हैं। एक पीरियड को हम कहते हैं प्राइमरी पीरियड और एक पीरियड को हम कहते हैं ऑप्शनल पीरियड। ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी पीरियड क्या होता है? प्राइमरी पीरियड इज अ लीज टर्म। ठीक है। प्राइमरी पीरियड इज अ लीज टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर मैंने लिखा है कि लीज टर्म अगर 4 years है तो लीज टर्म इज योर प्राइमरी पीरियड। ठीक है। प्राइमरी पीरियड जिसमें लीज टर्म क्या होता है? लीज टर्म जिसमें आपने एसेट लिया है, जिसमें आपके पास राइट टू यूज आ गया, जिसमें आप राइट टू यूज के अगेंस्ट रेंटल्स पे कर रहे हो। ठीक है। सो दिस इज प्राइमरी पीरियड। सही है। और ऑप्शनल पीरियड क्या होता है? ऑप्शनल पीरियड होता है कि एट द एंड ऑफ लीज टर्म, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास लीज टर्म था 4 साल। ठीक है। अब 4 साल पे आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी बैंक को गाड़ी के लिए। ठीक है। अब 4 साल बाद जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो गई, आपने उस गाड़ी की पूरी कीमत अदा कर दी है, तो अब लेसी के पास आपके पास ऑप्शन होगी कि आप उसको दोबारा यूज में ले सकते हो बाय पेइंग ए नॉमिनल चार्ज। ठीक है। मतलब कि गाड़ी की तो वैल्यू आपने सारी पूरी वो कर दी है। ठीक है। मतलब आपने पे कर दिया सब कुछ। सही है। मतलब आप एक बैंक से इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ली थी आपने 4 साल पहले। ठीक है। 4 साल तक हर महीने आप उसे पे करते रहे हो। ठीक है। तो अब आपकी वो कॉस्ट पूरी हो गई है, रेंटल्स पूरे हो गए हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप क्या करोगे? लेसी क्या करेगा कि अपने नाम उस गाड़ी को ट्रांसफर करवा लेगा। ठीक है। पहले वो गाड़ी बैंक के नाम पे थी, अब वो गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर करवाना चाहेगा। ठीक है। तो ऑप्शनल पीरियड क्या होता है कि ऑप्शनल पीरियड में ये होता है कि यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, लेसी में टेक एसेट इनटू इट्स यूज अगेन ओनली पेइंग अ नॉमिनल चार्ज। ठीक है। तो लेसी ये नहीं है कि वो आप गाड़ी वापस कर दोगे बैंक को 4 साल पूरे होने के बाद। ऑब्वियसली वो आप दोबारा से गाड़ी बैंक से ले लोगे, अपने नाम करवा लोगे। ठीक है। बाई पेइंग नॉमिनल चार्ज। अब नॉमिनल चार्ज से क्या मतलब है कि कोई लीगल टाइटल ट्रांसफर करवाना होगा, लीगल फीस होगी कोई छोटी मोटी, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी अमाउंट, $100 $200। ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 30 लाख की गाड़ी ली है तो कोई बिल्कुल नॉमिनल सी फीस होगी, 1,000 2,000 3,000, जिसमें लीगल टाइटल ट्रांसफर आपके नाम हो जाएगा बाई जस्ट पेइंग ए नॉमिनल फीस। तो वो होता है ऑप्शनल पीरियड। मतलब एक होता है प्राइमरी पीरियड और एक होता है ऑप्शनल पीरियड। प्राइमरी पीरियड अपने लीज टर्म को कहते हैं और ऑप्शनल पीरियड हम कहते हैं जो लेसी के पास लेसी दोबारा वो गाड़ी ले सकता है। मतलब ऑब्वियसली लेसी की ही हो जाती है, लेकिन अकाउंटिंग में हम ऐसे उसको ट्रीट करते हैं कि वो ऑप्शनल पीरियड है कि आप नॉमिनल फीस दो और वो दोबारा से गाड़ी ले लो। ठीक है। वो सिर्फ लीगल फीस वगैरह छोटी मोटी फीस होती है, तो ऑब्वियसली वो हर लेसी करेगा। इतना पागल कोई भी नहीं है कि वो लीज टर्म पूरा करे, सारी पैसे भरे और फिर एंड में वो अ, गाड़ी पास ना रखे और गाड़ी बैंक को वापस दे दे। तो ऐसे तो होता ही नहीं। ऑब्वियसली वो इस चीज़ को यूटिलाइज करेगा ऑप्शनल पीरियड के लिए। वो नॉमिनल चार्ज देगा बैंक को और गाड़ी अपने नाम करवा देगा। ठीक है।
तो बस आपको ये पता होना चाहिए था बिफोर वी स्टार्ट अ क्वेश्चन। सही है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। a company has two options, ठीक है। A company has two options. It can buy an asset for cash at a cost of 5710 और लीज इट बाय द वे ऑफ फाइनेंस लीज। ठीक है। दो ऑप्शन है, या तो ये ऑप्शन है कि आप $5710 पे करो और वो एसेट ले लो, या फिर आप लीज पे ले लो। आपके पास अगर पैसे नहीं है $5710, तो फिर आप लीज पे ले लो। सही है। अच्छा, अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन में है, प्राइमरी पीरियड फॉर लीज इज 4 years। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 January 20x2 विद पर एनम रेंटल ऑफ 2000 पेएबल ऑन 31 December ईच ईयर। ठीक है। 1 दिसंबर से आपकी लीज स्टार्ट हुई है, और हर महीने हर साल 31 दिसंबर को आपने 2000 पे करना है। ठीक है, फॉर 4 years। ठीक है, फोर 4 years की लीज है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद the lessee will have right to continue to retain the asset for indefinite period after the primary period subject to only a nominal fees। जो हमने बात अभी की थी कि प्राइमरी पीरियड के बाद जस्ट उसे नॉमिनल फीस देनी है और वो उस एसेट को कंटिन्यू कर सकता है यूज करना। जिस आप गाड़ी को कंटिन्यू रखोगे यूज करना जस्ट बाय पेइंग ए नॉमिनल फीस। ठीक है। द इंटरेस्ट रेट इज 15% एटलीस्ट। ठीक है। or the lessee estimates the useful life of asset is 8 years. Depreciation is provided on straight line basis। और रिक्वायरमेंट है हमारी, what figures will be shown in financial statement in each year from 31 December x2। ठीक है। तो बेसिकली हमने इसमें करना क्या है, इसमें हमने एंड एंड हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। सही है, पीएनएल का, एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने एक काम करना है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने सामने रखना है आपने। ठीक है। जब मैं आंसर सॉल्व करूंगा तो एक क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, दूसरी स्क्रीन पे, मोबाइल पे, है जिस पे भी। ठीक है। तो इसको मैं मूव कर रहा हूँ अपने पास से, और आपके सामने सोल्यूशन की स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 जनवरी एक्स टू को आपने लीज पे लिया है एसेट। ठीक है। तो आपको पता है जब आप लीज पे एसेट लेते हो तो क्या होता है। लीज पे एसेट लेते हो तो सबसे पहली एंट्री आपके पास क्या होती है, आप डेबिट करते हो आरओयू को। ठीक है। और आप क्रेडिट करते हो लीज लाइबिलिटी को, या एफएलओ को। सही हो गया। तो सबसे पहले आपकी एंट्री ये होती है, और कितने से करोगे, 5710 से, क्योंकि जो एसेट की कॉस्ट थी वो थी इतनी, 5710। सही है जी, ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका। सेकंड स्टेप क्या होता है, एफएलओ के लिए हमने लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉर एफएलओ, जो कि क्रेडिट साइड ऑफ द एंट्री है। उसके लिए हमने लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना होता है। ठीक है। तो इसमें हम पहला कॉलम लिख देते हैं डेट। इसको यहाँ पे बनाते हैं डेट, रेंटल्स, इंटरेस्ट, डिक्रीज इन एफएलओ, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस एफएलओ। ठीक है। तो सबसे पहले रेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी लीज, अगर आप क्वेश्चन में देखें आपके सामने है, 1 जनवरी एक्स टू से आपकी लीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है। और 1 जनवरी को आपने कोई रेंटल पे नहीं किया। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपकी जो रेंटल पे करना आप स्टार्ट कर रहे हो वो 31 दिसंबर ईच ईयर पे करते हो। ठीक है। तो 1 जनवरी को हमने कोई रेंटल पे नहीं किया, इसको हाल ही छोड़ दें। तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा जब रेंटल ही पे नहीं किया। डिक्रीज एंड फिर कुछ भी नहीं, बैलेंस जो लाइबिलिटी आ जाएगी
1 जनवरी एक्स टू को जो आपकी लाइबिलिटी बनी थी, एफ एल ओ बना था, वो कितना था? 5710 का। ठीक है, तो बस ये लिख देंगे यहाँ पे। सही है। उसके बाद ईयर एंड हुआ, पहला साल आपका एंड हुआ 31 दिसंबर एक्स टू। ईयर एंड हुआ जी, और आपकी पहली इंस्टॉलमेंट चली गई 2000 की, जो आपने रेंटल पे किया। उस क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन से ही हम लिख रहे हैं इसको। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछले क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें तो सेम इंटरेस्ट था हर उसमें, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इंटरेस्ट आपने अपनी ओरिजिनल जो आपकी लाइबिलिटी है उस पर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो आपकी ओरिजिनल लाइबिलिटी कितनी है? 5710, ठीक है, 5710। और इंटरेस्ट का जो रेट चार्ज हुआ हुआ है क्वेश्चन में, वो हुआ हुआ है 15%। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 5710 का 15% देना है, जो कि आपके पास आ जाएगा 856.5, और हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 857 पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली डिक्रीज इन एफ एल ओ आ जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन एफ एल ओ का क्या मतलब है कि हमने 2000 में से 857 माइनस करना है। मतलब कि अगर आप 5710 में से 2000 के रेंटल्स दे चुके हो, उन 2000 में से जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी वो थी 857। ठीक है, तो बाकी एफ एल और डिक्रीज इन एफ एल ओ कितना आया वो हमने यहाँ पे निकाल लेना है, 2000 - 857 करके। ठीक है, डिक्रीज इन एफ एल ओ आ जाएगा 1143। सही है। और बैलेंस एफ एल ओ कितना रह जाएगा? अगर टोटल लाइबिलिटी आपकी 5710 थी 1 जनवरी एक्स टू को, उसमें से 1143 से लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है, एफ एल ओ डिक्रीज हो गया है, तो पीछे रह कितनी गई? ऑब्वियसली 5710 माइनस 1143। ठीक है, तो 4567 की आपकी लाइबिलिटी रह गई है 31 दिसंबर एक्स टू को। सही है। इसी तरह हम बनाएंगे नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर एक्स थ्री, और 2000 का रेंटल पे किया आपने। ठीक है, इंटरेस्ट आप किस पे कैलकुलेट करते हो? बैलेंस एफ एल ओ पे। ठीक है, तो 4567 का आपका बैलेंस एफ एल ओ है, लाइबिलिटी है 31 दिसंबर एक्स टू को। ठीक है, 4567, तो इस पे 15% पे आपने कैलकुलेट करना है, और आपके पास जो आएगा वो आएगा 685 आएगा। ठीक है, अब इसको राउंडिंग ऑफ अगर कुछ छोटा मोटा आता है तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको राउंडेड ऑफ अमाउंट्स पे लेके रहा हूँ। ठीक है, तो इससे कोई मसला नहीं होता अगर हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। सही है, छोटा मोटा अगर आंसर आगे पीछे हो रहा है कोई इशू नहीं है। सही है। अच्छा, इंटरेस्ट लिख लिया। इसी तरह हम डिक्रीज इन एफ एल ओ निकाल लेंगे, वो आपको पता है हम कैसे निकालते हैं। 2000 माइनस इंटरेस्ट, 1315 आपका आ गया डिक्रीज इन एफ एल ओ। और 4567 में से जो आपके पास लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई वो इतनी थी, और ये कितनी गई? 3252। ठीक है। इसी तरह जी हम नेक्स्ट उसके लिए सॉल्व करेंगे 31 दिसंबर एक्स फोर। ठीक है, क्योंकि 3 इयर्स का था लीज, कितनी अगर आप देखें तो 4 इयर्स की लीज थी। ठीक है। अच्छा, 31 दिसंबर एक्स फोर 2000 कैलेंडर पे किया। ठीक है, अब मैं तेज तेज कर रहा हूँ क्योंकि अब हम वही सेम तरीका फॉलो कर रहे हैं। सही है। इंटरेस्ट की जो अमाउंट आ जाएगी वो 3252 पे आप 15% लेंगे तो वो हो जाएगा 488। ठीक है, डिक्रीज इन एफ एल ओ निकाल लेंगे, रेंटल्स माइनस इंटरेस्ट की अमाउंट। ठीक है, और बैलेंस एफ एल ओ कितना रह जाएगा? 3252 माइनस 1512। सही है, 1740। इसी तरह एक साल और, एक्स फाइव। सही है जी, 2000 का रेंटल, और इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे 260 का। कैसे कैलकुलेट करना है? 1740 पे 15% लेना है। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया, डिक्रीज इन एफ एल ओ निकाल लें दिस। ठीक है, 1740 का डिक्रीज इन एफ एल ओ आ गया। और अगर आप देखें तो 31 दिसंबर एक्स फोर की लाइबिलिटी थी 1740, और यहाँ पे डिक्रीज इन एफ एल आ गया 1740, तो इसका मतलब कि यहाँ पे लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी मेक लीज amortization शेड्यूल। सही है। अच्छा, अब हम इसकी एंट्रीज बना लेते हैं, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था। ठीक है, तो अब इसकी एंट्रीज बनाते हैं यहाँ पे। जो हमारी क्रेडिट साइड थी अभी हम उसको डील कर रहे हैं, याद रखें। अभी हमने जो क्रेडिट साइड पे एफ एल ओ आ रहा था, अभी हम सिर्फ उसको डील कर रहे हैं, और उसके लिए हमने सबसे पहले लीज amortization शेड्यूल बनाया, और अब हम अपनी एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो एंट्रीज अगर हम देखें यहाँ पे तो 31 दिसंबर एक्स टू को क्या होगा? इसी तरह हम कहते हैं कि 31 दिसंबर एक्स थ्री पे क्या होगा?
देन हम देखते हैं एक्स 4 पे क्या होगा, एंड देन हम देखेंगे X5 पे क्या होगा। ठीक है, तो जी सिंपल सी बात है कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये देखी थी। तो अगर आप देखें तो 31 दिसंबर X2 को पहला रेंटल हम पे कर रहे हैं। ठीक है, पहला रेंटल हमने पे किया 2,000 का। ठीक है, तो हमारे पास से कैश जा रहा होगा, इसका मतलब हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, 31 दिसंबर X2 में कैश को हो जाएगा जी क्रेडिट, सिंपल सी बात है। क्योंकि पहला रेंटल पे कर रहे हो ना 31 दिसंबर X2 को, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। सही है। और आपके पास इंटरेस्ट जो था वो कितना था, 857 का। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है ना आपके लिए। ठीक है, तो एक्सपेंस डेबिट होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपका जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट कितने से, 857 से। 857 कहाँ से आया, यहाँ से आया, 31 दिसंबर X2 का। सही है, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद आपकी ऑब्वियसली आपने अगर कैश पे किया 2,000 का और इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी रह जाएगी यहाँ पे, FLO कितना आ जाएगा, डेबिट FLO कर दोगे, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी ना आपकी जब आपने कैश पे कर दिया। ठीक है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आपका हुआ, तो FLO कितने से आपका डेबिट हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड कितने की है, 2,000 की है, और डेबिट साइड अभी 857 की है। तो दोनों का आप डिफरेंस ले लें, आपका आ जाएगा FLO। ठीक है, 1143 का। ठीक है, लाइबिलिटी आपकी 1143 से कम हो गई है, मतलब बेसिकली आप ये वाली अमाउंट लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ से ये वाली, दिस वन। ठीक है, इसी तरह आप 31 दिसंबर X3 को भी एंट्रीज बनाएंगे, X4 को भी और X5 को भी। तो मैं अब जल्दी जल्दी बना देता हूँ क्योंकि मैंने समझा तो आपको दिया है। तो बिल्कुल सेम एंट्रीज बननी है उसके लिए भी। ठीक है, तो हम बेशक इसको ही कॉपी करके एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे कैश तो वही जा रहा है, 2,000 का पे कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो 685 की है यहाँ पे। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, 685 कर लेते हैं। और जो FLO रह जाएगा, डिक्रीज इन FLO कितना है, 1315 का। ठीक है, तो ये हो गया X3 का। इसी तरह हम कर लेते हैं X4 का। X4 में इंटरेस्ट कितने का है, X4 में इंटरेस्ट है 488 का। और कैश वही 2,000 का जा रहा है। और FLO जो है, डिक्रीज इन FLO कितना है, 1512। ठीक है, इसी तरह X5 में कर लेते हैं। X5 में जो इंटरेस्ट है वो है 260 का। और जो आपका कैश जा रहा है 2,000 का है, और डिक्रीज इन FLO कितने हैं आपका, 1740 का। डन हो गया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एंट्री, सिंपल। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने अपनी क्रेडिट साइड पे तो डील कर लिया था, लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के। ठीक है, तो अब हमने डेबिट साइड को डील करना है। ठीक है, आपको पता है हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि ROU के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन वगैरह निकाली थी। ठीक है, तो अब हम उसको करते हैं। सही है, यहाँ पे देखते हैं, नॉट डीलिंग विद डेबिट साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अब ना इसमें एक मसला है। अब इसमें एक मसला ये है कि जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो ऑब्वियसली आपने उसको डिवाइड करना होता है यूजफुल लाइफ से। ठीक है, अब अगर आप आपके सामने क्वेश्चन होगा, और मैं भी क्वेश्चन के सामने ले आता हूँ एक बार दोबारा से। क्वेश्चन में आपके पास इसमें दो लाइफ दी हुई थी। ठीक है, एक आपको इसमें दिया हुआ है, अ, एक इसमें आपको दिया हुआ है लीज, द लेसी एस्टिमेट्स द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट टू बी 8 years। ठीक है, और आपको जो दिया हुआ है, जो लीज टर्म दिया हुआ है वो 4 years का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कौन सी इसमें से यूज करनी है, 4 years यूज करने हैं यूजफुल लाइफ को, या फिर 8 years यूज करने हैं। अब ये एक रूल है। ठीक है, इसको अब आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ। इफ एसेट एक्सपेक्टेड
which means transferred to lessee at the end of lease term, then always use useful life. ठीक है. नंबर टू, if asset is not expected to be transferred, then use lower of number one, useful life, number two, lease term. ठीक है. अच्छा, अगर तो एसेट एक्सपेक्टेड है ट्रांसफर हो जाएगा एंड ऑफ लीज टर्म लेसी को, तो फिर हमें यूजफुल लाइफ यूज करनी है ऑलवेज. ठीक है. लेकिन अगर एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो ट्रांसफर होगा लेसी को, तो फिर हमने लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म में से चूज करना है. जो भी लोअर होगा, यूजफुल लाइफ अगर काम है तो वो कर लें, लीज टर्म काम है तो वो कर लें. ठीक है, तो ये रूल होता है. अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है. इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि the lessee will have right to continue to retain the asset for indefinite period after the primary period subject to nominal fees. इसका मतलब है कि हमें बता रहा है कि लेसी को वो ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. तभी तो वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए यूज करेगा आफ्टर प्राइमरी पीरियड. सही है. तो इसका मतलब है कि हम जब वो ट्रांसफर होना एक्सपेक्टेड है, तो फिर हमने क्या यूज करना है, यूजफुल लाइफ यूज करनी है अकॉर्डिंग टू द रूल. सही है. तो हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे आर ओ यू पे. डेप्रिसिएशन ऑन आर यू ए, सॉरी आर यू ए राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट होता है. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय करते हैं यूजफुल लाइफ. और यूजफुल लाइफ कौन सी यूज करनी है, नंबर वन रूल के मुताबिक करनी है. ठीक है. तो हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 5710. स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन, मतलब जीरो है. डिवाइडेड बाय कर देंगे यूजफुल लाइफ जो कि 8 ईयर्स है. ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगा, इसमें कुछ गलत हो गया है. अच्छा, 5710 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं. ठीक है, 713.75 आ रहा है. ठीक है. तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 714 पे. ठीक है. हमारी जो डिप्रिसिएशन है वो कितनी है, 714 है पर ईयर. हर साल सेम ही होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे वाले. ठीक है. तो डिप्रिसिएशन हमारी कितनी है, 714 की. तो अब हमने फाइनली पीएनएल और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं. सही है. और बहुत सिंपल है. उसने कहा था हमें क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को पढ़े, व्हाट फिगर्स विल बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ईच ईयर फ्रॉम 31 दिसंबर एक्स टू. अब वो ईच ईयर का पूछ रहे हैं, लेकिन हमें आपको एक साल का बना के दिखा देता हूँ कि 31 दिसंबर एक्स टू में क्या जाएगा. ठीक है. बाकी सब तो आपको पता है सेम तरीके से बन जाएंगे. तो 31 दिसंबर एक्स टू के पीएनएल में क्या जाएगा, 31 दिसंबर एक्स टू पीएनएल. सही है. क्या जाएगा जी, डेप्रिसिएशन हर साल आपकी कितनी हो रही है, अभी हमने निकाली थी 714 की. ठीक है. दूसरी चीज जो आपके पीएनएल में जाती है, कौन सी जाती है, इंटरेस्ट जाता है. पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इसलिए मैं तेज तेज इसमें जा रहा हूँ. ठीक है. इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका कितना था 31 दिसंबर एक्स टू को, अगर आप यहाँ पे देखें तो 857 का था. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 857 डन. ये बन गया हमारा पीएनएल का एक्सट्रैक्ट. और इसी तरह हम बना लेते हैं 31 दिसंबर एक्स टू का एक्स एस ओ एफ पी का एक्सट्रैक्ट. ठीक है. एसओएफपी में क्या क्या आता है आपको पता है, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट आता है. ठीक है. और राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट किस पे आता है, कैरिंग वैल्यू पे आता है. ठीक है. तो सबसे पहले तो अगर हम कैरिंग वैल्यू निकाल लें 31 दिसंबर एक्स टू, वो कितनी कैरिंग वैल्यू होगी, जो असल कॉस्ट थी एसेट की वो कितनी थी, 5710. उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अभी तक की डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, एक साल गुजरा है तो एक साल की हुई है 714. ठीक है. तो ये आपके पास आ जाएगी कैरिंग वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 4996. ठीक है, 4996.
या आपकी आगे कैरिंग वैल्यू आर यू ए की, ये आपने रिकॉर्ड कर दिया एसेट्स में। ठीक है। उसके बाद आप फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करोगे। सही है। और वो स्प्लिट हो जाएगी बिटवीन करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है। और आपको अच्छी तरह पता है कि करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है और नॉन करंट कौन सी होती है। ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं 31 दिसंबर X2 को टोटल लाइबिलिटी अभी कितनी थी, 4567 की थी। ठीक है। जिसमें से एक साल के अंदर अंदर कौन सी पे हो रही है, 1315। ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर X3 को 1315 पे हो रही है। ठीक है। तो 1315 एक साल के अंदर अंदर पे हो रही है, तो ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। और जो रिमेनिंग रह जाएगी फिर भी, वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि वो एक साल के अंदर अंदर पे नहीं हो रही। ठीक है। तो 1315 विल बी आवर करंट लाइबिलिटी एंड 3252 विल बी आवर नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्जैक्टली सेम जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन करवाया था, डिटेल में समझाया भी था, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। ठीक है। करंट लाइबिलिटी 1315 एंड नॉन करंट लाइबिलिटी विल बी हाउ मच, 3252। ठीक है। सो दैट्स इट, ये हमारा एस ओ एफ पी का एक्सट्रैक्ट भी बन गया और हमारा पी एन एल का एक्सट्रैक्ट भी बन गया। ठीक है। कोई भी इशू हो आपको, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, 07922377783। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। ठीक है। हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, जिसमें आप अभी लर्निंग करेंगे। ठीक है। साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करें और एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।